आज कॉफ़ी पीऊँ या चाय? आज तो आंखें खुल ही नहीं रही है। एस्प्रेसो के बिना लगता है आज कुछ नहीं होगा। जैसे हम सब के लिए सुबह की शुरुआत में बस दो ऑप्शंस होते हैं, चाय या कॉफ़ी, वैसे ही कुछ सेक्टर्स में भी सिर्फ दो ही बड़े प्लेयर्स होते हैं। ये दोनों मिलके मार्केट का 70-80% शेयर होल्ड करते हैं और इन्हीं को हम डुओपोली स्टॉक्स कहते हैं। ये दोनों कंपनीज मार्केट में एक साथ होती है, compete भी करते हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी अलग स्ट्रेंथ्स होती है। बिल्कुल चाय और कॉफ़ी की तरह अलग टेस्ट, लेकिन दोनों का अपना ही फैन बेस। चलो आज देखते हैं इंडिया के टॉप 3 ग्रोइंग डुओपोली स्टॉक्स कौन से हैं। और सबसे एंड में जो स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो डुओपोली लगता तो है, पर उसकी पावर पूरी मोनोपोली जैसी है। सुपर इंटरेस्टिंग राइट? बस एक बात का ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, कोई भी डिस्कस किया गया स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला डुओपोली पेयर है हमारा फेवरेट फूड डिलीवरी कॉम्बो, स्विगी और जोमैटो। सोचो, आज अगर आपको बिरयानी खाने का मन होगा तो आप क्या करोगे? सीधा जोमेटो या स्विगी खोल के ऑर्डर कर दोगे, और वो भी अपनी फेवरेट रेस्टोरेंट से। यहाँ ऑर्डर प्लेस हुआ, वहाँ ट्रैकिंग चालू, और थोड़ी ही देर में बिरयानी भी आ जाएगी। लेकिन 7-8 सालों पहले ऐसा नहीं होता था। हम रेस्टोरेंट्स के पैम्पलेट संभाल के रखते थे, उनको फ़ोन करते थे, ऑर्डर देते थे और फिर वेट करते थे कि कब खाना आएगा। कभी कभी रेस्टोरेंट वाला मना भी कर देता था कि अभी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। फिर 2008 से 2010 के आसपास फूड डिलीवरी ऐप्स आए। स्विगी और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ये सब कुछ आसान बना दिया। इन्होंने रेस्टोरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म से जोड़ा और थोड़ी सी फी लेके डिलीवरी का काम हैंडल करना शुरू कर दिया। अब सब कुछ एक क्लिक पे मिलता है, इजी एंड कन्वीनियंट। छोटे रेस्टोरेंट्स के लिए भी ये बड़ी हेल्प थी। जो लोग उन्हें पहले नहीं जानते थे, अब ऐप पे देख के ऑर्डर करने लग गए। उनको नए कस्टमर्स मिलने लगे। इन ऐप से एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व की, इसलिए ये इतने सक्सेसफुल हो गए। तो चलो देखते हैं कि इंडिया में फूड डिलीवरी का क्या पोटेंशियल है। The online food delivery market in India is approximately 80,000 crores in size and is expected to become 1,90,000 to 2,50,000 crore by 2030. ये इंडस्ट्री 19 से 25% के कैगर पर ग्रो करने वाली है। अब इस ग्रोथ के पीछे कुछ इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स है या रीजंस है जो इस ग्रोथ को पुश कर रहे हैं। राइजिंग रीच। 2023 में टॉप 60 सिटीज जैसे मेट्रो और टियर 1 का टोटल शेयर फूड डिलीवरी मार्केट का 70 to 80% है। इसका मतलब यह है कि बाकी छोटे सिटीज और टाउन्स भी लार्जली अनटैप्ड है। जैसे जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी का रीच इन छोटी जगहों पे बढ़ेगा, वैसे वैसे डिमांड भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। लोगों का यूजेज बढ़ रहा है। 2018 में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की पेनिट्रेशन केवल 3% थी, जो 2023 में 11% हो गई है। अब लोगों के लिए ऐप से खाना मंगाना नॉर्मल हो गया है। ज्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स और हाइजीन की डिमांड। लोग ज्यादा पैसा खर्च करने लगे हैं और क्लीन, कंसिस्टेंट क्वालिटी का फूड खाना चाहते हैं। इससे ऑर्गेनाइज्ड रेस्टोरेंट्स का रोल भी बढ़ा है। इंटरनेट और मोबाइल का वाइड यूज। स्मार्टफोन और इंटरनेट सबके पास है, जिससे ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का ट्रेंड फास्ट ग्रो हो रहा है। इंडिया का टोटल ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट 80,000 करोड़ का है। इसमें सिर्फ स्विगी और जोमेटो मिलके 70% मार्केट का शेयर कंट्रोल करते हैं। जोमेटो का शेयर है 40%, स्विगी का शेयर है 31%। अब उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं। जोमेटो और स्विगी सिर्फ फूड डिलीवरी नहीं करते, वो क्विक कॉमर्स जैसे डेली ग्रोसरीज और B2B सप्लाई जैसे रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स को सामान देना का भी काम करते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा बिजनेस फूड डिलीवरी ही है, इसलिए हम ये एनालिसिस सिर्फ फूड डिलीवरी के बेस पे ही करेंगे। नाउ फूड डिलीवरी की परफॉर्मेंस समझने के लिए आपको ये 3 पैरामीटर समझना बहुत जरूरी है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू या GOV, यह टोटल पैसा होता है जो यूजर्स ने प्लेटफॉर्म पे फूड ऑर्डर करते वक्त खर्च किया है। जैसे अगर एक महीने में लोगों ने 100 करोड़ का फूड ऑर्डर किया है तो GOV 100 करोड़ है। मंथली ट्रांजैक्शन यूजेज या MTU, इससे यह पता चलता है कि कितने लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू या AOV, ये बताता है कि एक ऑर्डर का एवरेज अमाउंट कितना है। एग्जाम्पल, अगर 1000 ऑर्डर से 3 लाख आया तो AOV 300 रुपीज़ हुआ। AOV इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिलीवरी का कॉस्ट कंपनी के लिए लगभग सेम ही होता है, चाहे वो ऑर्डर 200 का हो या 400 का। लेकिन 400 वाले ऑर्डर पे कंपनी को ज़्यादा कमीशन मिलता है, इसलिए कंपनी चाहती है कि लोग ज़्यादा वैल्यू का ऑर्डर करें। अब GOV या टोटल रेवेन्यू 2 तरीकों से बढ़ता है, MTU बढ़ने से या AOV के ग्रोथ से। मतलब या तो लोग ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं या फिर लोग जो एक एक ऑर्डर कर रहे हैं उसमें ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिए इन तीनों नंबर्स को अलग अलग ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्चुअल ग्रोथ समझ में आए। इस टेबल से आपको समझ में आएगा कि जोमेटो तीनों ही पैरामीटर्स पर बेटर कर रहा है, बट स्विगी भी बहुत तेज़ी से गैप कम करने को है। अब बात करते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग डुओपोली सेगमेंट की, रिचार्जेबल बैटरी मार्केट। इंडिया का टोटल बैटरी मार्केट लगभग 1 लाख करोड़ का है,
जिसमें 65% हिस्सा मॉडर्न लिथियम आयन बैटरीज का है और बाकी 35% यानी 40,000 करोड़ का शेयर लीड एसिड बैटरीज का है। यह फर्क समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई भी बड़ा प्लेयर लिथियम आयन बैटरी स्पेस में नहीं है और आने वाले टाइम में सारी ग्रोथ इसी सेगमेंट में होने वाली है। बैटरी इंडस्ट्री 2025 से 2030 के बीच में 10 से 11% की स्पीड से ग्रो करेगी, लेकिन लीड एसिड बैटरीज की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है, इसीलिए उसकी ग्रोथ रेट 6 to 7% तक की एस्टिमेट है। अगर देखा जाए कि बैटरी का यूज कहाँ हो रहा है तो सबसे बड़ा सेगमेंट है ऑटोमोटिव, गाड़ियों में इग्निशन और इलेक्ट्रिकल लीड्स के लिए, जिसका मार्केट शेयर 40 to 45% है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल बैटरीज का सेगमेंट जो 30 to 35% तक कंप्राइज करता है, जिसमें आपका टेलीकॉम, रेलवेज और यूपीएस सिस्टम्स में यूज होती है। फिर होम इन्वर्टर और पावर बैकअप बैटरीज है 20 to 25% और छोटा सा हिस्सा 5 से 10% रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज का है। इंडस्ट्री की ग्रोथ के दो बड़े ड्राइवर्स है, पहले गाड़ियों का तेजी से इलेक्ट्रिक होना, दूसरा क्लीन एनर्जी सोर्सेस जैसे सोलर और विंड का ज़्यादा यूज, जिनको स्टोर करने के लिए लिथियम आयन बैटरी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसी वजह से लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड 2030 तक 150 से 160 गीगावाट पहुंचने का एस्टिमेट है। आज के बैटरी मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा बैटरीज। दोनों मिलाकर मार्केट का 75% कंट्रोल करते हैं और दोनों ही अभी तक मेनली लीड एसिड बैटरीज पर फोकस्ड है। परफॉर्मेंस वाइज दोनों की रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन्स अच्छे हैं, लेकिन अगर फ्यूचर के लिए देखा जाए तो एक्साइड ज़्यादा प्रिपेयर्ड लगता है क्योंकि उसने पहले ही लिथियम आयन बैटरी का सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट और प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है। तो क्लियरली जो कंपनी लिथियम आयन रेस में आगे निकलेगी वही फ्यूचर का बैटरी किंग बनेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, लास्ट में हम दो ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो डुओपोली तो है बट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मोनोपोली। वेल, हम डिपॉजिटरी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। इंडिया में आज 18 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर्स है, पर केवल दो ही डिपॉजिटरीज है, CDSL एंड NSDL। डिपॉजिटरी सर्विसेज का पोटेंशियल समझने से पहले ये जान लेते हैं कि ये कैसे काम करती है। 90s के दशक तक सब कुछ ऑफलाइन होता था। शेयर्स खरीदने के लिए आप पहले ब्रोकर को फ़ोन करो, वो ट्रेडिंग फ्लोर पर जाता था, फिर डील फिक्स करता था, फिर आपको फिजिकल शेयर्स एक्सचेंज होते थे। वही ओनरशिप का प्रूफ होता था। सिस्टम स्लो था और ट्रांसपेरेंसी न होने के कारण ये रिस्की भी था, इसीलिए हर्षद मेहता जैसे स्कैम्स हो पाए। इसका एक ही सोल्यूशन था, दैट शेयर्स को फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, सेफर, फास्टर एंड कन्वीनियंट। 1996 में इंडिया का पहला डिपॉजिटरी आया NSDL, जिसे NSE ने लॉन्च किया। 1999 में BSE ने CDSL शुरू किया। जैसे बैंक्स अपने पैसे को सेफ रखते हैं, वैसे ही डिपॉजिटरीज आपके शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली सेफ रखती है। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड द मेन फंक्शन ऑफ अ डिपॉजिटरी, लेट अस सी कि इस इंडस्ट्री का साइज क्या है और इसमें कितनी ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया में सिर्फ दो ही डिपॉजिटरीज है, NSDL एंड CDSL, इसलिए पूरे मार्केट का साइज इन दोनों के टोटल रेवेन्यू से ही पता लगाया जा सकता है, जो FY24 में 1114 करोड़ था। इंडस्ट्री छोटी है, लेकिन 25% एनुअल ग्रोथ के साथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। एक डिपॉजिटरी 3 मेन तरीकों से अर्न करती है। एनुअल चार्जेस, इशूअर कंपनी से हर साल फी लेते हैं उनके शेयर्स का रिकॉर्ड रखने के लिए, जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स उतनी ज़्यादा फी। ट्रांजैक्शन चार्जेस, जब शेयर्स ट्रांसफ़र होते हैं या कोई बोनस या राइट्स इशू होता है तब प्रोसेसिंग फ़ी लगती है। वैल्यू एडेड सर्विसेज, IPO, मर्जर या शेयर होल्डर डेटा जैसे एक्स्ट्रा काम के लिए अलग से चार्ज करती है। मतलब जितनी ज़्यादा कंपनीज, ट्रेड्स और शेयर होल्डर्स उतना ज़्यादा रेवेन्यू। राइजिंग रिटेल पार्टिसिपेशन, जैसे जैसे इक्विटी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिपॉजिटरीज की डिमांड भी बढ़ रही है। इंक्रीजिंग फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड एसेट्स, इंक्रीजिंगली हाउस होल्ड्स अपना पैसा FD से हटाकर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स जैसे फाइनेंशियल एसेट्स में डाल रहे हैं। यह ट्रेंड भी डिपॉजिटरीज के लिए बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन गया है। ग्रोथ इन द नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स, डीमैट अकाउंट्स और डिपॉजिटरीज के रेवेन्यू का डायरेक्ट कनेक्शन है। पिछले कुछ सालों में डीमैट अकाउंट्स ने तेजी से ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अभी भी इंडिया में उनका पेनिट्रेशन लेवल काफ़ी लो है और इसी में आगे का बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल छुपा हुआ है। इस इंडस्ट्री के दो मेन प्लेयर्स हैं, CDSL और NSDL। CDSL के पास अप्रॉक्सीमेटली 60% रेवेन्यू शेयर है और 75% डीमैट अकाउंट्स का शेयर है। पिछले कुछ सालों में CDSL ने तेजी से मार्केट कैप्चर किया है, क्योंकि NSDL मेनली गवर्नमेंट और लार्ज इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करता है, जबकि CDSL रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच लीडर बन चुका है। फाइनेंशियल्स देखें तो CDSL का फास्टर डीमैट अकाउंट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मार्जिन्स दिखाते हैं कि उसका रिटेल सेगमेंट में सॉलिड पकड़ है और वह ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी है। वहीं NSDL का रोल भी इम्पोर्टेंट है,
स्पेशली ई गवर्नेंस और लार्ज इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज हैंडल करने में। मार्केट स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन तीनों में से आपके पास कौन सा डुओपोली स्टॉक है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। विद दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.